तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ सबसे पहला सवाल ये, पहले आरक्षण आया, आरक्षण से डराया, फिर अब आरक्षण पर गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो से कौन भड़का रहा है। हालांकि जांच हो रही है, रेवंत रेड्डी को नोटिस भी दिया गया है कि आप आइए, क्योंकि रैली जो थी उस वक्त तेलंगाना में थी। कैसे हुआ एडिट, पोस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में ये एडिटेड निकला, ऐसा कहा ही नहीं था। दूसरा, मुस्लिम वोटों के लिए राहुल ने राजा महाराजाओं का अपमान किया है। और तीसरा, क्या तुष्टीकरण की गारंटी दी जा रही है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि शुरुआत की थी मुद्दों से, गारंटी से, लेकिन अब तुष्टीकरण की गारंटी दे रहे हैं माइक से। तो यानी जो मैनिफेस्टो में लिखा वो क्यों नहीं बता रहे हैं। और चौथा ये, क्या आरक्षण और तुष्टीकरण पर आगे की जंग लड़ी जाएगी, ये साफ हो गया है। हमारे साथ धनंजय है बीजेपी से, ऋतु हैं हमारे साथ कांग्रेस से, अनूप संडा है जो कि सपा से हैं, प्रवीण है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, एडवोकेट मनस्वी थापर हैं हमारे साथ, हिमांशु भट्ट भी जुड़ गए हैं जो कि आप तमाम शोज में उनको देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले धनंजय भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये क्या खेल चल रहा है भाई? शुरुआत तक ठीक थी भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का पुराना बयान और तमाम चीजें आप दे देंगे, आरक्षण, वो सब ठीक है सर, वो एक पार्टी की राजनीति हो सकती है, और उस पर अगर कोई सामने वाला मुतमईन है तो वो उस पर वोट दे कि भैया ऐसा है कि मैं मुसलमान हूं और ये मेरे को जो है आगे नहीं आने देना चाहता है कि सिर्फ मैं पिछड़ा ही रहूं और घर बैठे जो है मेरे को पैसा देता रहेगा, ये उसकी राजनीति है, तो ठीक है, मुसलमान उसको वोट देता रहेगा। यहां तक ठीक था, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो एडिटेड वीडियो, वो आरक्षण वाला कुछ देर और रह जाता, देश में दंगे हो सकते थे। देश चुका है पहले आरक्षण के वक्त क्या हुआ था, तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो फिर केंद्र की बनती है ना सर, कैसे हो गया? सचिन जी, सत्ता के लिए समाज को सूली पर चढ़ा देना ये कांग्रेस का कोई नया सगल नहीं है। कांग्रेस का ये पुराना सगल है। कांग्रेस का डेमोक्रेसी पर डबल स्टैंडर्ड शुरू से रहा है। ये कांग्रेस की निर्लज्जता है, जब आरक्षण पर बात करती है। कोटा पॉलिटिक्स ने भारत के दामन में विभाजन का दाग लगाया। आज भी देश उस दंश का भाग झेल रहा है। राहुल गांधी जिस भाषा को समझते हैं, मैं उसी भाषा में उन्हें समझा देता हूं। जीसस ने कहा है कि अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आप बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं वो संविधान को खत्म करेंगे। अरे संविधान में जो प्रावधान नहीं है, जो आंध्र प्रदेश में आपने एससी एसटी का कोटा काट के 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार रोक लगाई है। जो कर्नाटका में कांग्रेस का नाटक है, जो आपने मुसलमानों को सेक्शन 2B में ला करके वो पिछड़ों का सारा आरक्षण उनको दे दिया, पिछड़ों की हकमारी की है, जो गैर संवैधानिक काम किया, हम उसको खत्म करेंगे। इस बात को राहुल गांधी और कांग्रेसी अच्छे समझ लो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ही फेक है, लेकिन फेक वीडियो के सहारे लड़ने की कोशिश। अब इस कांग्रेस किस स्तर पर गिर जाएगी, कांग्रेस कहां जाएगी? संविधान सर्वोपरि है। संविधान अब आसान नहीं है किसे बदलना और इसे कल से बदरूप करना। संविधान की प्रस्तावना, हमारी प्रतिबद्धता, हम इसे जीते हैं। समय समूह पर परिस्थितियों के आलोक में से जोड़ा हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल भावना को कोई बदल नहीं जा सकता। संविधान शब्दों की जुगाली नहीं है, जीवन मूल्य है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझते नहीं है। राहुल गांधी किसी तरह से सत्ता चाहिए, चाहे समाज को बांट करके हो। कांग्रेस ने इस धर्म के नाम पर इस देश को बांटा, और राहुल गांधी को पूछना चाहिए अपने पुरखों से, उन्हें अपने दादा से, उन्हें अपने नेहरू जी से पूछना चाहिए कि काका का लेकर की रिपोर्ट जब काका का लेकर देते हैं, नेहरू जी उनको कुर्सी नहीं देते हैं बैठने के लिए। इंदिरा गांधी ने उसको ठंडे बस्ते में डाला। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर उनके पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो जो उन्होंने विरोध किया, तो सवाल पापा से पूछना चाहिए, सवाल भाजपा से पूछ रहे हैं। भाजपा ने जब मंडल कमीशन लाया, 85 सांसद थे हमारे, हमने जब मंडल कमीशन बना तब हम थे। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार आरक्षण दिया था, हमारे साथ दिया, हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ थे। तो ये पिछड़ों, दलितों, शोषितों, बच्चों के साथ हमेशा से भाजपा रही है, शुरू से रही है, लगातार रही है, और आज पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है ऋतु जी, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, अगर मुस्लिम तुष्टीकरण है, खुश कर दें, तमाम चीजें, लेकिन आप झूठ फैला रहे हैं कि हमने कभी कहा ही नहीं संविधान खत्म कर देंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, और दूसरे आरक्षण खत्म होने की कोई बात नहीं। वो जो एडिटेड वीडियो आ गया, मैं नहीं कह रहा कि आपने, वो जैसे भी आया, जिस भी जगह से आया, पर कोई तो ऐसी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो काम कर रही है ना कि अगर ये लोग आए तो संविधान खत्म,
और आरक्षण जो है वो भी खत्म कर देंगे। ये तो राहुल खुलकर कह रहे हैं, ये आए तो संविधान खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं झूठ है। रितु जी, देखिए सचिन जी, इनके खुद के नेता जिनको ये टिकट देते हैं, आनंद हेगड़े हो, ज्योति मिर्जा हो, लल्लू सिंह हो, ये सब क्यों बार बार कहते हैं कि 400 पार लेकर आओ तभी संविधान खत्म कर पाएंगे। जब 272 पे बहुमत है तो 200 उठते, इनको 400 क्यों चाहिए? ये सोचने वाली बात है। क्यों 400 पर जोर दिया जा रहा है? क्योंकि इनका संकल्प जो है वो हमेशा से रहा है, ये संविधान जो है इनकी हमेशा आंखों की किरकिरी रहा है। ये कभी भी संविधान से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये सामंतवादी सोच के लोग हैं। ये उस सोच के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में समरसता हो। समरसता का मतलब होता है कि जो मनुवाद में जो वर्ण व्यवस्था है वैसी की वैसी ही जो है समाज में स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार की सोच लेकर और ये हमेशा चलते आए हैं और हमेशा से संविधान को खत्म करने की इनकी मंशा रही है। और आज जब इनके नेता बार बार 400 पार का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं मंशा होना ठीक है तमाम। अब देखिए, लेफ्ट ने जो है कितने वर्ष तक जो है डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखा, चुनाव नहीं लड़ा, फिर उसके बाद वो भी लड़ने आया। मंशा किसी की क्या होती है, किसी को क्या सपोर्ट जो है काउंटर फायर दिया, और मंशा अलगाववादियों की क्या थी। मंशा कुछ भी हो सकती मैम। खुले माइक से कह देना संविधान खत्म हो जाएगा, और उस पार्टी के द्वारा जिसने सबसे ज्यादा इस देश में मेरे ख्याल से संविधान को बचा करके रखा ना, ठीक है इमरजेंसी भी लगाई, लेकिन आप सबसे ज्यादा सत्ता में थे। अब ठीक है 10 साल से बाहर है तो ऐसा डराया जा रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? मैं ये कह रहा हूं मंशा और लिखा हुआ है कहां है? सचिन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, या ये कोई फर्जी बात गढ़ी हुई नहीं है। इनके नेता खुद बोलते हैं माइक से, मन से बोल रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करेंगे। संविधान खत्म करने के लिए हमें 400 पार चाहिए, क्योंकि हमें वर्षों पुराना अपना आरएसएस का एजेंडा पूरा करना है। इस देश में दोबारा से मनुवाद व्यवस्था लेकर आनी है, जो हम हजारों वर्षों की बेड़ियां तोड़कर और एक लोकतंत्र हमने बनाया और एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार दिए गए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो। इस प्रकार की व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहती है? इन्हें दलितों के, आदिवासियों के अधिकारों से पेट में दर्द क्यों होता है? इनको महिलाओं के अधिकारों से पेट में दर्द क्यों होता है? ये बताइए। जब भी राहुल गांधी मंच से ये बात करते हैं कि 90 सेक्रेटरीज में आदिवासी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, या वो ये कहते हैं कि मीडिया में कितने दलित और आदिवासी और ओबीसी है, या वो ये कहते हैं कि जुडिशरी में कितने दलित, आदिवासी और जो है ओबीसी है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है इस बात से? तो मैम ये हक दिलवाना थोड़ा ना, हम भी 5 लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो ये नहीं देखता पांचों में बैठ करके कभी हमने नहीं पूछा कि भैया आप दलित के साथ खाना खा रहे हैं या फिर किसी स्वर्ण के साथ खाना खा रहे हैं, या ब्राह्मण है या फिर कोई पिछड़ा है या कोई मुस्लिम है। तो ऐसे में ये चुनावों के वक्त ही क्यों सामने आ जाता है? धनंजय जवाब देना चाहते हैं, तुरंत धनंजय जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान लगातार हमारा वेट कर रहे हैं, फिर एक ले लूंगा। नहीं मैम, ये तो खुले तौर पर कहा ही जा रहा है ना मैम। या तो एक बार गारंटी की बात दी जा रही है, या फिर एक बार फिर से मुसलमानों को तो डरा ही जा रहा है। भाई डरा करके आप कह रहे महाराजा क्रूर थे, अशोका द ग्रेट, विक्रमादित्य, ये सब क्रूर थे मैम। इससे कौन खुश हो जाएगा? जो नहीं पढ़ा लिखा वही ना। क्या ये आप एक सेकंड धनंजय को जवाब देना चाहते हैं? मैं एक काउंटर ले लूं, ठीक है? मैं तभी लिए मैं एक आप दे दीजिएगा काउंटर, एक काउंटर ले लूं धनंजय से, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट का एक कमेंट, फिर मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास ही। लेकिन पहले धनंजय एक जवाब दे। धनंजय छोटा रखिएगा, और स्क्रीन पर अगर संविधान की रक्षा करना चाहती, कांग्रेस संविधान की रक्षा करना चाहती, इसीलिए कांग्रेस ने संविधान को खत्म करके देश के सारे लोगों का अधिकार सीज करके इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान का रक्षा करना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस ने 100 बार राष्ट्रपति शासन चुनी हुई सरकार को हटाकर लगाया। कांग्रेस SC/ST का संविधान रक्षा करना चाहती है, इसीलिए उसने 5% SC/ST का रिजर्वेशन काट करके 5% काट करके आंध्रा में मुसलमानों को दिया। 4 बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगाई गई है। कांग्रेस और ओबीसी की बात है, इसके बात कर रही, इसीलिए वो भी तमाम मुस्लिम जातियों को कर्नाटका में सेक्शन 2B बना करके उसने आरक्षण दे दिया। ओबीसी का सारा हक मार गए और कहते हैं ओबीसी का हक रहना चाहते हैं। SC/ST, इस देश का SC/ST ओबीसी आपको माफ नहीं करने जा रहा है, क्योंकि शुरू से आपके कुकृत्य कांग्रेस के काले कारनामे पे आप कालिखों से भी ज्यादा काले हो गए हैं।
और कांग्रेस के इस काले कारनामे के कारण हम कह रहे हैं 400 पार, अरे अब हम कह रहे हैं चांद के पार। आप लड़ ही 380 रहे। ऑल टाइम कांग्रेस पार्टी लो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज एक विशेष दल होता था, शेष हो गया। इस चुनाव के बाद आपको अवशेष नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस देश की जनता के साथ, इस देश के दलितों, पिछितों, शोषितों, वंचितों के साथ कांग्रेस ने जो कुकृत्य किया है वो माफी के लायक नहीं है। आप इस देश के अस्मिता के, इस देश के प्रभुता का, इस देश की संप्रभुता का और समरसता, कम से कम गूगल खोल के पढ़ लीजिए, समरसता, समरस समाज की स्थापना ये भारत की संस्कृति का द्योतक है, भारतीय संस्कृति का द्योतक है। कम से कम राहुल गांधी की तरह बातें न किया करिए, कम से कम कुछ बुद्धि वाली बातें करिए, कुछ सही बात करिए, कुछ ऑथेंटिक बातें करिए। संविधान में जो आपने कुकृत्य किया है, जो दुष्कृत्य किया है, जो बाबा साहब ने धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की थी, आपने धर्म के आधार पर दिया है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उस गैर संवैधानिक काम को समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए जनता भर भर के हमें आशीर्वाद दे रही है। जनता हमें थोक में आशीर्वाद दे रही है कि इन कांग्रेसियों को बेनकाब करो। ठीक है। आप ये बता रहे हैं धर्म के आधार पर जो यानी मुसलमानों का आरक्षण दिया गया है, वो हक जो है वो SC ST का है, वो जो है मुसलमानों का जो आरक्षण है वो गैर संवैधानिक है। आप देश को ये सच बता रहे हैं और पूरा संविधान खत्म नहीं होगा जो राहुल कह रहे थे, वो तो फिर झूठ हुआ ना। ठीक है, मैं एक एक कमेंट ले लेता हूँ। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से अनूप भी हैं हमारे साथ। प्रवीण, पहले आप भाई, चुप रहना और किसी क्राइम में जो है क्या कहते हैं साथी के साथ जो है चुप रहना, वो भी तो पार्टनर इन क्राइम ही हुआ ना सर। ये तो आपको भी पता होगा प्रवीण, यू आर वेल लर्नड, कि कहीं नहीं लिखा कि संविधान खत्म होने जा रहा है। नहीं सचिन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी सोच जो है वो किसी से छुपी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी सोच जो है वो निकल के आती है कि किस तरीके से संविधान में भारतीय जनता पार्टी वाले बदलाव करना चाहते हैं और आरक्षण को किस तरह ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के SC ST OBC वर्गों के लोगों को किस तरह ठेस पहुंचा। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं, उनने एक बयान दिया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो सर वही तो मैंने कहा ना प्रवीण, मंशा समीक्षा मतलब ये तो सब कुछ बदल ही देते हैं ना। मुझे बताइए, मंशा समीक्षा में आप देखिए किसी ने एडिटेड वीडियो डाल दिया। नहीं, अगर ये वीडियो भी चल जाता। खत्म करना चाहता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आज हम यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सच माने या मोहन भागवत जी की बात सच माने, जो संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, जो आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण को टाइम लिमिट से बांधना चाहते हैं। आखिर हम जो है किसकी बात माने। और ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है लालू सिंह जी, आपको इनका ऑडियो सुना देता हूं मैं। इनका ऑडियो साफ तौर पे कहता है कि ये पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 सीट लाके जो है नया संविधान बनाना चाहती है। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये देखिए सुनिए इनकी बात। आप सुना रहे, मैं तो पुष्टि करता नहीं सर। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, आपने वो वीडियो चला दिया, वो कांग्रेस ने ट्वीट भी कर दिया। वो वीडियो अगर चल जाता सर ऐसे ही, अगर ये ऑडियो से कुछ और हो जाए तो मैं कैसे इसकी गारंटी ले लूं सर। फिर भाई एडिटेड वीडियो और एडिटेड ऑडियो इतने चल रहे हैं। अब ये वीडियो तो अनएडिटेड है और ये वीडियो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लालू सिंह जी का है। अब या तो ये ठीक कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक कर रहे हैं तो लालू सिंह जी का टिकट क्यों नहीं हटाया अभी तक, जो कि नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक जो है MP कैंडिडेट जो अरुण गोविल जो है वो भी जो है कानून संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं, उनका टिकट क्यों नहीं हटाया। अनंत हेगड़े कह रहे हैं राज्यसभा में हमें संविधान में कितने संशोधन, नया संविधान, नया कानून बना पाए। जब से आजाद हुआ है कितने संशोधन वीडियो वायरल हुआ, सिर्फ क्योंकि उनका टिकट क्यों नहीं हटाया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं या इनके जो MP कैंडिडेट्स हैं सही कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सारे MP कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से इस बात को 400 सीटों को प्रोपोगेट किया जाए और जनता को किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके से संविधान में। ये वीडियो जो है MP कैंडिडेट्स के हैं और एक के नहीं, कई सारे MP कैंडिडेट्स के हैं। ठीक है। अब अमित शाह जी का जो वीडियो है, बाकी पैनल से भी लेना फटाफट। इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो। अब ठीक है, वही कह रहे हैं कि ये वीडियो ठीक है, ये बीजेपी का है। वो वहाँ गृह मंत्री का वीडियो सर, वो एडिटेड जिसकी जांच हो रही है। अगर कहाँ पे आ जाता सर, देश में जो है दंगा हो जाता। अब तक आरक्षण खत्म थोड़ा हुआ, आरक्षण बढ़ा ही है, चल ही रहा है भाई। अगर कोई गैर धर्म के आधार पर आरक्षण होता नहीं है, लेकिन बस क्योंकि मुस्लिम वोट पाना है, तुष्टीकरण बहाना है, यही हो रहा है ना।
नहीं, मैं आपकी इस बात से साफ इनकार करता हूं जो आपने अंतिम बात कही कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और वोट पाना है। मैं इससे इनकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है इस देश में, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री देश में नफरत फैला करके वोट ठगना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में इस देश में बढ़ते हुए गैस सिलेंडर के दामों पर, डीजल पेट्रोल के मूल्यों पर एक भी बात क्यों नहीं कही? क्यों नहीं जनता को आश्वासन दिया कि इस देश में महंगाई हम कम करेंगे, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस या महंगाई कम करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बताया कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे पाए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाए? प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया था कि भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को प्रधानमंत्री जी ने सौंप दी। रेजांगला जैसा भारत के शहीदों का स्मारक चीन ने ढा दिया। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को देश की सुरक्षा के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में बनाने वाले थे, नहीं बना पाए। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कोई नहीं बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन अगर आ जाएगा तो देश में मुसलमानों के पास सारी संपत्ति चली जाएगी। ये भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप भाषण है क्या सचिन जी? आपने इसके ऊपर एक सवाल नहीं किया भाजपा के प्रवक्ता महोदय से? आपने सवाल भाजपा के प्रवक्ता महोदय से ये नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के कई प्रत्याशी, मेरे 2 पैनलिस्ट रह गए, एक एक कमेंट लेता हूं, फिर उसके बाद डिबेट ओपन है। जो भी हाथ खड़ा करेगा वो अपना काउंटर ले लेगा। मनस्वी जी मेरा काउंटर। सर, जब आप बैठ करके कहते हैं जॉब्स क्यों नहीं मिली, ठीक है, मैम बैठिए, एक सवाल जो है, नहीं मैम एडवोकेट भी हैं, ठीक है, 1 सेकंड, और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मनस्वी जी से एक कमेंट ले लूं, उसके बाद हिमांशु, उसके बाद वापस आ जाना सर वापस आ जाएंगे सर, उसके बाद वापस आ जाएंगे। नहीं, मेरी बात 1 मिनट मैंने नहीं बोला, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, 1 मिनट मैंने नहीं बोला। सर बाकी जो पैनलिस्ट हैं सर, उन्होंने एक मिनट क्या उन्होंने बोला ही नहीं है। हो सकता है वो आपका ही साथ दें। आप बताइए कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय अब तक कितना मिनट बोल चुके, कांग्रेस की प्रवक्ता कितना बोल चुकी? मैंने 1 मिनट बोला और आपने अगले उसको पैनलिस्ट को बुला लिया। ये कौन सा तरीका है डिबेट कराने का? इस तरीके से कैसे डिबेट चलेगी? मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं। अगर मैं अपनी पार्टी की बात नहीं रख सकता तो फिर क्या मतलब है मेरे बैठने का? ठीक है सर, यहां से मैं घड़ी देख रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि डिबेट शुरू हुई थी, वीडियो किसका आया? गृह मंत्री का आया। कौन कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा? कांग्रेस कह रही है। तो ठीक है भाई, आप जो है इतना बड़ा गठबंधन, इतने बड़े आपके नेता हैं, तो मैंने आपसे भी पूछा, मैंने आपको बीच में रोका टोका नहीं। मैं ससम्मान ये जो है सबको वक्त मिल जाए यही कोशिश की। एक कमेंट जो मैं ले लेता, ठीक है, आपको लगा कि लेट हो गए, हाँ चलो ठीक है, आज 5:26 हो गए, ठीक है, हम पूरे 6 बजे तक हैं, लेकिन ठीक है, एक कमेंट अगर मनस्वी जी और हिमांशु का हो जाता तो उसमें पता लग जाता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने अपनी विचारधारा रख दी कि आप इससे मुत्तमईन नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति है, ठीक है, आप अपनी बात फिर भी पूरी कर लीजिए, ठीक है। आपको लगा कि मुझे डिबेट करवाना नहीं आता सर, आपको लगा मुझे डिबेट करवाना नहीं आता, थैंक यू सर, वो तो उसके लिए तो थैंक यू सर, कॉम्प्लीमेंट्स है आपकी तरफ से। और दूसरा ये कि अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मनस्वी मैम, आई एम सॉरी, एक बार ये पूरी कर ले बात, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी, मैंने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद पद के प्रत्याशियों ने संविधान संशोधन या संविधान में परिवर्तन की बात क्यों की? ये सवाल ठीक है, आपकी बात ठीक है कि बहुत बार संविधान में संशोधन हुए, परिवर्तन हुए, हुआ, लेकिन आज तक भारत के लोकतंत्र में किसी पार्टी के प्रत्याशियों ने क्या संविधान में संशोधन की ताकत के नाम पर वोट मांगा है क्या? क्यों भाजपा के प्रत्याशी संविधान में संशोधन करने के नाम पे वोट मांग रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को? देश के प्रधानमंत्री जो अभी 3 महीने पहले मोदी भाईजान कार्यक्रम चल रहा था भाजपा का, पसमानदा स्नेह सम्मेलन चल रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी को क्यों इतनी मुसलमानों से परेशानी हो गई? भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर आधारित पार्टी है, मैं साफ कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था की पोषक, समर्थक और सदियों से जो अन्याय चला आ रहा है, उस अन्याय को बरकरार रखने की पक्षधर विचारधारा और पार्टी है, और उसी के अनुरूप ये संदेश देना चाहते हैं देश की जनता में। 5 करोड़ की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है
और ठीक, आरोप ठीक, विपक्ष के ठीक, ऊपर ठीक लगा है। करके आपके दोनों परसेप्शन पॉइंट पैदा मैंने करना ले लिए। चाहती है आपके कि दोनों विपक्ष पॉइंट तुष्टीकरण मैंने कर ले रहा है। लिए। ये ठीक है आरोप मनस्वी जी, लगातार मनस्वी जी, मुझे एक बात बताइए भाई, संशोधन संविधान में पहले भी बहुत हुए हैं, आशंका है, ऐसा लगता है, मंशा है, इतने भर से मैम एक छोटी सी अफवाह इतने बड़े देश में ना जाने क्या से क्या करवा सकती है, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? सरेआम माइक से कहा जा रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होने ही नहीं जा रहा ना मनस्वी जी। झूठ तो सचिन जी आप बोल रहे हैं, मेरे को मैम बोल रहे हैं, मैं बल्कि सर पैदा हुआ था और सर ही दिख रहा हूँ आजकल तो। अच्छा पता नहीं मैम। नहीं वो मैं मैम के पास जाना भूल गया था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ ऑन अ लाइटर नोट सचिन जी, पर नहीं आपको ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। नहीं मस्ती कर रहा हूँ मैं भी। जिस तरह हमारे पॉलिटिकल मॉकरी चलती है आजकल, हम उसी हिसाब से डिबेट भी मेरे को लगता है उसी जिस तरह लाइटर नोट पे हम एक दूसरे को कहते रहते हैं ना कि मुझे डिबेट कराना नहीं आता, और सबसे ज़्यादा अनूप संडा जो है वो मेरी डिबेट में आया और हम दोनों में, ठीक ये थोड़ा ना है कि अब एक दूसरे से कई बार बीच में अटक जाते हैं, लेकिन अनूप भाई भी जानते हैं कि अब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कितना करते हैं, यही मजा है। ठीक है मनस्वी जी बोलिए। हाँ जी सर, देखिए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होती रहती है कि एक डेमोक्रेसी थ्राइव और सरवाइव तभी करेगी जब अमेंडमेंट होती है। कोई भी एक परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो बदलता रहता है, वक्त के हिसाब से बदलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के आने के बाद कोई अमेंडमेंट आएगा उससे देश बर्बाद हो जाएगा या देश सही तरह चला जाएगा। अगर कुछ बीजेपी गलत अमेंडमेंट करेगा, हमारा पार्लियामेंट है उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको री अमेंड किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोल सकते हैं परमानेंट है। वो एक सर्वाइविंग डॉक्यूमेंट है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के हिसाब से बदलेगा। और वक्त क्या है? वक्त तो 140 करोड़ की जनता है हमारी, उसकी एस्पिरेशन क्या है, वो क्या चाहता है, उसके प्रतिनिधि किस तरीके से अगर आज हम लोग वोटिंग करते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि को एक विश्वास देते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आपको जो निर्णय लेना है हम उसको एक ताकत देते हैं कि आप करिए। और हमारी जो कंप्लेंट्स होती है तो वो प्रतिनिधि ही पार्लियामेंट में रखता है, तो वो जो भी निश्चय करेगा हमारे बिहाफ पे उसको सर आंखों पे रखा जाता है। और फिर अगर हमें लगेगा कि वो जो निर्णय लिया गया था वो गलत था या होगा, तो उसको हम 5 साल के बाद फिर से रिवर्स कर सकते हैं। जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी इलेक्शन में, अगर वो जीतेगी, अगर हमको लगेगा कुछ देश के खिलाफ है, और उसके ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारे पास बहुत सारे, मतलब एक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पे जाना है, फिर प्रेसिडेंट पे जाना है, एकदम आसान नहीं है। एक ऐसा एक डर पैदा करना कि जिससे हमको लगे कि देश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी जी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद वो हारे थे और उसके बाद थंपिंग मेजोरिटी से वापस आए थे। तो एक समय ऐसा था जब लोगों को लगा था कि इंदिरा गांधी जी देश के लिए सही नहीं है, तो उनको हटा दिया, और फिर उनको लगा कि जो देश को अभी चला रहे हैं वो सही नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी को वापस ला दिया। तो यही एक डेमोक्रेसी का एक आर्ट होता है। और इसी के साथ हमारी, जब हम बोलते हैं रोबस्ट डेमोक्रेसी, इसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, तो ये उसी रास्ते में, अगर आज हमको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसी अमेंडमेंट ला रहे हैं जो देश में या देशवासियों को लगता है कि वो हमारी जो जिस दिशा से हम जा रहे हैं उससे भटक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं री अमेंड हो सकती है। तो इससे कोई खतरा नहीं मुझे लगता। मुझे ये लगता है कि एक चांस होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। आज बीजेपी को अगर मैंडेट मिल रहा है और उस मैंडेट से बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उनको चुन के वोट दे रहे हैं। सिर्फ मणिपुर में मुझे जो आइडिया है, जो एनालिसिस है, सिर्फ मणिपुर में हमको ऐसा है कि जहाँ पे 70% से ऊपर वोटिंग गया है, और बाकी सारे रीजन्स में अभी तक उतना वोटिंग गया नहीं है। 65 के आसपास, 65 से नीचे के आसपास ही वोटिंग गया है। तो अगर हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को या किसी भी व्यक्ति को हराना है या जिताना है, तो वोटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे। और वोटिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं जो डिस्कोर्स है पॉलिटिकल, जो डिबेट है पॉलिटिकल डिबेट, उससे मन हटता जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री की डिबेट हो या उनकी भाषण हो, चाहे राहुल गांधी के भाषण हो, वो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में, 2024 के लोकतंत्र में वो नीचे हो रहा है। मेरे को याद आता है जब पहले हमारे डिबेट्स होती थी, पॉलिटिकल डिबेट्स होती, आप हमारा पहला लोकसभा देखिए और आज का लोकसभा देखिए। आज के लोकसभा में कम से कम 33% से 50% से ज्यादा लोगों के पास क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनके एफआईआर उनके ऊपर हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को कहते थे, वो सिंबल का यूज कर लिया। अब डायरेक्ट नहीं उन्होंने कहा कि हम सोने की बात तो आई ना, लिखा गया ना कि कौन सी असमानता जो है, इससे पहले विरासत कानून, ये तमाम चीजें तो हैं। अब वही वाली बात है। अब अगर वो देखा जाए, मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण तो लिखा नहीं था, तो ये सब तुष्टीकरण के लिए हो रहा ना, सीधे तौर पर मुसलमानों को खुश करने की एक राजनीति है। और है क्या ये? भले अब महाराजाओं का अपमान, वैसे बाबर के लिए केस लड़ते रहे, बाबरी के लिए केस लड़ते रहे,
देखिए, उसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश में रिलीजन और वोट बैंक पॉलिटिक्स साथ में चलता है, और यही हमारे देश की दुविधा है और यही हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों की सुविधा है कि आप रिलीजन को कहीं ना कहीं साथ में जोड़ दीजिए और उसके ऊपर आप खेल करिए। और एक चीज क्लियर है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस देश में आने वाले समय में राज करना है या सेवा करनी है लोकतंत्र की, तो आपको हिंदू वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपना मेन वोट बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि 80% जो वोट बैंक है वो देश का हिंदू वोट बैंक है। पर कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक भी जब डिवाइड हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग खेल करने पड़ते हैं। चाहे अब अभी जो राजपूत आंदोलन हो रहा है, चाहे मुसलमानों को डिवाइड करो, तो एंड में जीत उसकी होती है जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक हो जाता है। तो यही एक कारण होता है जहां पे मुसलमानों के वोट बैंक को एकत्रित करने के चांसेस आपके पास ब्राइट होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जीतती रही थी, पर जब से बीजेपी 2014 के बाद आई है, उन्होंने हिंदू वोट बैंक को अच्छी तरह कंसंट्रेट करके उनके आगे बढ़ाया है, तो उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यही एक कारण है जो बीजेपी जो हिंदू वोट बैंक पल्स है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है। और अगर ये दो जो रीजन के हमारे इलेक्शन हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं होगा, हम देखेंगे कांग्रेस के जो वोट शेयर है वो कम होगा। कहीं ना कहीं हिमांशु जी, मोमेंटम फिर जो है उसके बाद डिबेट वो ओपन है। उनकी हिमांशु तरफ जी, से नहीं आ रहा। ठीक है हिमांशु जी, फिर उसके बाद डिबेट ओपन है, कोई भी जो है वो कर सकता है। हिमांशु जी, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण, हम आए तो सबको दे देंगे, इसका मतलब कल को तो ये हो गया कि आप और हम, क्योंकि हम जनरल हैं भैया, हम तो फिर एक वक्त पे तो ये कह देंगे क्योंकि आपने वोट नहीं दिया पर्टिकुलर विचारधारा को वोट नहीं दिया और मैं धर्म विशेष से नहीं हूं, आप तो चले जाइए इस देश से बाहर। बस यही रह गया, बस यही रह गया। उसकी वजह है, मैं बताऊं आपको, अभी तक क्यों मनस्वी जी भूल गए या क्यों जिक्र नहीं किया इसका, मगर आप ये समझिए 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो वो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। ये बात हमें भूल नहीं जानी चाहिए। और ये धर्म के आधार पर जब विभाजन होता है तब या तो वो राष्ट्र संपूर्णतः, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक बना एक बाजू, वो हो जाता है, या फिर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेसी को थ्राइव होने में, रोबस्ट बनने में वक्त लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 70-75 साल के बाद अब ये स्थिति आ गई है कि भारत का एक एक नागरिक, एक एक वोटर, फिर वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ण का हो, ही इज गेटिंग मैच्योर, वो मैच्योर हो रहा है। तो उसको ये सब डिस्कोर्सेस सुनने की जरूरत नहीं है, वो अपना फैसला खुद ले सकता है। और उसी की बदौलत शायद 85 बार जब संविधान में संशोधन हुआ तब कुछ नहीं हुआ और डेमोक्रेसी जिंदा रही, संविधान भी जिंदा रहा। जैसे मनस्वी जी ने बताया, बहुत सही बताया कि संविधान जो है इट्स एन एवर चेंजिंग प्रोसेस, इट्स अ रिवर दैट फ्लोज एंड कंटिन्यूज टू फ्लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए ये एक ऐसी नदी है जो ऐसे स्रोत का काम करती है जो पेयजल है जिंदगी के लिए जरूरी, वो देती है। और वो संविधान के अंदर संशोधन उस वर्गखंड में, उस कालखंड में जो जरूरी होता है वो करना पड़ता है। वहां कोई धर्म की बात नहीं आती। नहीं, जाहिर सी बात है, वहां कोई धर्म की बात नहीं आती। धर्म को बीच में लाता है तब इश्यूज पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और जो हमें दिख रहे हैं अभी। और इसमें जब जैसे कहीं ना कहीं अगर आप देश की बहुधा प्रजा को, नहीं, सारी लड़ाई फिर धर्म पे आई ना, करते मैं वही बात जाओगे। कर रहा हूँ। ऋतु, यहाँ पर और चीजें भी आ रही थी, ऋतु और प्रवीण, फिर उसके बाद धनंजय आप भी आ सकते हैं कि सारी लड़ाई फिर धर्म पे आई। मतलब ये मान लिया जाए कि मतलब ठीक है कि वापस आ जाएंगे तो है, हम ये तो ओपनली ल्यूर करने की पॉलिटिक्स होगी ना, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स होगी। सचिन जी, एक सेकंड धनंजय मैं आता हूँ, आप आ जाइए। सचिन जी, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हमेशा से भाजपा करती है। भाजपा ने आके धर्म का मुद्दा उठाया क्योंकि जब इनको दिखता है कि इनकी जो है सब सीटें ये हार रहे हैं, और कोई भी तानाशाह होता है इस दुनिया में, वो हमेशा धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करता है। और मोदी जी ने वही किया। उन्हें पता था कि ना मैं विकास कर पाया, ना मैं 15 लाख ला पाया, ना मैं 2 करोड़ जो है नौकरियां दे पाया, ना मैं हर घर पे छत दे पाया, नारी सुरक्षा तो की मैम ये जनता को बताइए ना, या फिर ये जनता को बताएंगे कि आ गए तो देखिए मुसलमानों का आरक्षण या संविधान खत्म हो जाएगा, ये तो कहीं चल ही नहीं रहा। मुसलमानों को आरक्षण देने का काम जो है वो उनके ही जो सहयोगी हैं, जो उनके वृहद
परिवार के सदस्य हैं एच.डी. देवगौड़ा जी, उन्होंने कर्नाटका में किया। आपने उस पर सवाल नहीं उठाया। ये सवाल तो आपको धनंजय जी से पूछना चाहिए कि क्या तो धर्म के आधार पर आप आरक्षण के हक में हैं कि नहीं मैम? उनके साथ खड़े। मैम देखिए, आपकी पार्टी धर्म अरे के आधार पर किया है, आरक्षण के हक में है कर्नाटका कि में नहीं? किया है। नहीं, मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी इस देश में समानता के अधिकारों की बात करती है। मेरी पार्टी कहती है कि जो आरक्षण है, जो लोग दबे कुचले हैं, जिनके मुंह पे भाजपाई पेशाब करते हैं और जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप सचिन जी, बताइए सचिन जी, शब्दों की कुछ आप मर्यादा रहे। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ही से पूछती हूँ मैं, आप ही के चैनल पर, कि ऐसे दबे कुचले लोगों को जिनके ऊपर जो है टैनी गाड़ी चढ़ाता है, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं न्याय मिलना चाहिए? लेकिन वो भाषण में बेटियां बात जो कैसा जनता क्यों होती है? दल उनका बैठी उनकी हैं, बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ खुलकर कीजिए, लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों की हो रही है मैम। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, धनंजय मुसलमानों जवाब के दीजिए। पूरे- देखिए, यहाँ पर झूठ मत फैलाइए सचिन। मैं तब सचिन जी, सचिन जी, आप केवल सचिन जी, सचिन जी, मैं अभी भाषण सचिन सुनवा जी। देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ सचिन जी, सबसे बड़ी बात, धनंजय दीगर जवाब बात दीजिए। ये है, सचिन, दीगर बात ये है कि सत्ता पक्ष से मैं अकेला बैठा हूं और दूसरा विपक्ष से तीन तीन लोग बैठे हैं, फिर भी आपसे समय की मांग हो रही है। कितना समय चाहिए? अगर आपके पास समय चाहिए तो देश की जनता ही आपको समय देने के लिए तैयार नहीं है। बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं। आपने बोल लिया, अगर और बोलना हो तो मैं चुप हो जाता हूँ, आपका और सुन लेता हूँ। सचिन जी, हमारे पूरे मैनिफेस्टो में बताइए, एक शब्द बताइए, हमने जिक्र किया, हमने किया हो कि गया। वो लोग जो अभी तक सचिन। घोषित अच्छा हैं, ठीक है, वक्त जिनको कम है, वापस उनके मुद्दे पर अधिकार आते हैं। हैं। आपने कहा कि कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया, दबे कुचले। लेकिन मैम करेगी, वो भाषण भी याद आता है ना, फिर सचिन, पहला हक मुसलमानों का है, सचिन, वो भी मुझे- चल नहीं रहा है। ऐसा तो है सचिन, नहीं let me कि आप complete, कहते हैं कहीं भी सचिन। लिखा दीजिए मुझे। ठीक है, धनंजय सचिन। जवाब देना चाहते हैं, मुद्दे पर ही रहते हैं, फिर उसके बाद मुझे सबका कमेंट ले रहे हैं। प्रवीण उसके पास वापस आ रहा हूँ। धनंजय छोटा रखिएगा। नहीं ठीक है, मैं स्क्रीन पर आप दोनों को ही लेकर के आ रहा हूँ ताकि पता रहेगा इन छह में से कि सचिन। दो लोग कौन बोल रहे हैं। ठीक है, धनंजय जवाब दीजिए। सचिन, धनंजय जवाब दीजिए, छोटा छोटा सचिन, रखेंगे, पहली 30 बात- सेकंड। प्रधानमंत्री जी, जिनका सचिन, नाम मैंने किसी के बीच में नहीं बोला अच्छा, और यही हाँ। अपेक्षा दूसरों से भी करता हूँ कि मेरे बीच में ना बोले। ठीक है, ऋतु जी दूसरा, वो बोले नहीं, 28 राज्य आप ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा ऋतु जी। ठीक है, धनंजय बोलिए। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसमें 1 प्रदेश के दूसरे नंबर का दल, यानी कि कायदे से 76वें नंबर पर है, वो भी समय मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आज का संख्या बल का भाव नहीं है। हमने कहा था 370 खत्म करेंगे तो खत्म कर दिया। हम कोई एक राज्य के दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के दल नहीं है। हमने जो कहा डंके की चोट पे किया और कुछ छुपा के नहीं करते हैं। जब विधेयक का मतलब क्या है कि पिछड़ों का दे दो अल्पसंख्यक को। जब कांग्रेस का कर्नाटका में पिछड़ों का हक दे रही है तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जमा हुआ है। जब ममता बनर्जी 68 जातियों को, मुसलमानों को आरक्षण दे रही है तो अखिलेश जी के मुंह में दही जमा हुआ है। यही पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़ों के प्राण स्वर में आज एक ही नाम गुंजायमान है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये कांग्रेस के कुत्सित कार्य जो आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण उठा के SC/ST का काट के दी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार लताड़ा है कांग्रेस को, 4 बार। और अभी कर्नाटका में नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस में नोटिस भेजा है कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को, क्या तुमने कैसे दे दिया 4% आरक्षण मुसलमानों को। मुसलमान की सारी जातियों को सेक्शन 2 भी बना के दे दिया। अगर कुछ पढ़ लिख के आया करिए बहन, नहीं पढ़े लिखे हो तो राहुल गांधी छाप बातें न किया करिए। कांग्रेस ने, जब नेहरू ने कहा था कि मैं कल्चर आई मैं मुस्लिम, मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश के धरोहर पर पहला हक मुसलमानों का है। आज कांग्रेस ने साबित कर दिया। कांग्रेस में कर्नाटक कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। कांग्रेस हाथ, ये कटा हुआ हाथ, ये खूनी पंजा, ये दलितों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों का हक मार करके इस देश के मुसलमानों को देने के लिए फिर है। और उसके साथ पाप के भागी लोग भी, सही पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो इसकी हकमारी में जो दल चुप है सब इतिहास हो जाएंगे, इतिहास हो जाएंगे वो दल, वो सपा हो चाहे राजद हो। इन लोगों का, इनका भी इनके भी हकमारी में बराबर की हिस्सेदारी है। पिछड़ों की हकमारी में इन दलों की बराबर की साझेदारी है और इन दलों को भी देश की जनता माफ नहीं करने जा रही है। सपा जो 4 चुनाव हारने वाली सपा, इस बार सपा हो जाएगी। सपा, क्योंकि आज भी लोगों ने आतताइयों के नाम पर वोट मांगा है, अतीक अहमद के नाम पर वोट फिर मांग वक्त रहे हैं, मिलेगा नहीं, इमरान फिर वक्त अंसारी के मिलेगा नाम नहीं। पर बाकी वोट गैस मांग भी रहे हैं। नाराज होंगे, कहेंगे कि जो है वक्त आ नहीं रहा, मेरे पास सब वक्त थोड़ा सा कम है। ठीक है प्रवीण, आप क्या बोल रहे थे? 1 सेकंड। ठीक है प्रवीण, बात चाहे तुष्टिकरण की हो सर, देश के लिए है तो दोनों खतरनाक है सर। आरक्षण के नाम पर कोई झूठ फैलाए
और कोई ये कहे कि धर्म के आधार पर आरक्षण दूंगा, सर ये तो दोनों गलत हुआ ना देश के लिए। तीन लोग हैं, मैं सत्ता पक्ष से अकेला आदमी हूं, तो ठीक है प्रवीण, जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वालों को जो जिन कैंडिडेट से इनके जो संविधान बदलने का बयान दे, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती ये कौन कह रहा है? अनूप जी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अनूप जी आप भी बताइए कौन कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा? मुझसे आपने कोई सवाल ही नहीं किया अभी तो। हिंदू मुस्लिम अनूप जी बाबा साहब के संविधान की कांग्रेस ने पूछो, महिला सुरक्षा ये प्रश्न कांग्रेस का पूछो, क्यों नहीं पंजाब पिछड़ों को हकमारी कर रहा? किसानों की आय की दोगुनी हुई है नहीं हुई, हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खूनी पंजे में इस देश के पिछड़ों के, इस देश के अल्पसंख्यकों के पास कुछ नहीं बचा, खींच करके डालना चाहती है। जो है कर्नाटक कांग्रेस का, कर्नाटक का काला चेहरा अब सामने आ गया। इस देश का पिछड़ा समाज कांग्रेस को बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार है। कांग्रेस अभी इतिहास होने के कगार पे खड़ी है। कांग्रेस के इसी डर से राहुल गांधी अमेठी नहीं जा रहे हैं। तुझे आप इसी डर से राहुल गांधी अमेठी नहीं जा लगातार बोल रही हैं, फिर मेरे को किसी पार्टी का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, सब्जेक्ट का भी आ जाएगा, ऐसा आ जाता है ना सर। ऋतु जी एक सेकंड, अनूप जी, फिर अनूप के पास सबसे लास्ट में गया था। मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, आपको मालूम है चुनावों का वक्त है, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे वो बड़ी खबर का रुख करना है और है ना, एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करना है। अब मैं दोबारा जिस कमेंट के लिए नहीं आ सका तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे आज बीच में ही डिबेट एंड करनी पड़ेगी। भाई तुष्टीकरण तो देश के लिए खतरनाक है और आरक्षण टेम्परेरी था, आरक्षण जाना चाहिए, सबको पूरा हक मिलना चाहिए और धर्म के आधार पर आरक्षण, ये कौन कह रहा है? और एडिटेड वीडियो को चला करके जो कि गलत निकला, किस तरीके से देश को भड़काना चाहता है, यह है देश का सवाल। जो बड़ी खबर आ रही थी वो हम आपको दिखाते हैं। स्मृति